हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज और इसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 विच इज वाटर। सबसे पहले जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में और उसके बाद देखेंगे अलग अलग मेथड्स बाय विच वाटर सर्कुलेट्स इन ओशियन, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं हम हमारे चैप्टर वाटर और इसमें सबसे पहले जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो वाटर साइकिल वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और वो रोटेट करता रहता है बिटवीन लैंड, एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। अब ये कैसे होता है ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा पानी जो कि प्रेजेंट है इन रिवर्स, ओशियंस, हर जगह, ठीक। अब क्योंकि सन की रेस पड़ती है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में और ये ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ राइज करने लगता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि वाटर का कन्वर्ट होना इन वाटर वेपर्स, उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। अब जब ये ऊपर पहुंच जाता है धीरे धीरे यहाँ पर ये ठंडा होता है और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड्स में, क्योंकि ये बन जाता है वापस वाटर ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन और बाद में ये क्लाउड्स बरस जाते हैं, बारिश आ जाती है और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस ये पानी आ जाता है ऑन अर्थ। तो वाटर क्या करता है, वाटर अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, कभी वो वाटर है, कभी वो वाटर वेपर है, कभी कभी हो सकता है कि वो ग्लेशियर्स में भी कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। और वो सर्कुलेट कहाँ कर रहा है, या तो आसमान में है, या वो जमीन पे है, या फिर वो है पानी की किसी सोर्स में, जैसे कि ओशन। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, जिसमें वाटर जो है पानी उतना ही है, बस वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है और वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। हो सकता है कि जो वाटर रिवर से इवेपोरेट हुआ वो कहीं लैंड पर किसी फॉरेस्ट में जाके बरस जाए, तो उसने अपनी फॉर्म भी चेंज कर ली, जगह भी चेंज कर ली। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ठीक। अब वाटर साइकिल में अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन क्या होता है, जब वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, पानी से वाटर वेपर बना, गैस बना लिक्विड से, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड कन्वर्ट्स टू वाटर, यानी कि गैसियस फॉर्म में जो वाटर था वो वापस पानी बन गया, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब देखो हमारी अर्थ पे 3/4 सरफेस कवर्ड है वाटर से, यानी कि 70% हमारी अर्थ वाटर से ही कवर्ड है। इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमें ब्लू ब्लू नजर आता है, बिकॉज पानी यहाँ बहुत है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी पानी की कमी क्यों हो रही है, बिकॉज ज़्यादातर पानी ओशियंस में प्रेजेंट है और ओशियन का पानी होता है सॉल्टी, इसीलिए उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें चाहिए होता है फ्रेश वाटर, जो कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, तो मेजर सोर्सेज जो है फ्रेश वाटर की वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। तो पानी तो बहुत है बट वो सारा ही मोस्टली ओशियंस में ही है और ओशन का पानी है सॉल्टी, तो वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि पानी बचाओ, बिकॉज जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए वी नीड टू सेव वाटर। और लोगों में ये जागरूकता लाने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ऑन 22 मार्च, ताकि लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस समझ आए और ये भी समझ आए कि वाटर कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि ओशियन के वाटर में होता है सॉल्ट, वो पानी होता है सॉल्टी। अब 1000 ग्राम में कितना सॉल्ट मिलेगा ये डिटरमाइन करता है कि वो उसकी सैलिनिटी क्या होगी। यानी कि सैलिनिटी का मतलब है कि अगर हम 1000 ग्राम ओशियन का वाटर लें और उसमें हमें कितना ग्राम सॉल्ट मिलेगा, उतना ही होगा उसका सैलिनिटी। ज़्यादा सैलिनिटी मतलब कि 1000 ग्राम में ज़्यादा सॉल्ट है। एवरेज जो हमारे ओशियंस की सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट पर 1000, मतलब कि अगर आप 1000 ग्राम वाटर लेंगे ओशियन का तो उसमें आपको एवरेज 35 ग्राम सॉल्ट मिलेगा। लेकिन वी हैव अ सी जिसका नाम है डेड सी और ये है इजराइल में। इस सी की है हाईएस्ट सैलिनिटी 340 ग्राम्स, यानी कि अगर आप 1000 ग्राम सी वाटर लोगे इसका तो उसमें आपको 340 ग्राम सॉल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, एवरेज से आप देख सकते हो 10 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक, एवरेज थी 35, ये है 340, तो अप्रॉक्स 10 टाइम्स ज़्यादा है। और इसीलिए ये सी इतनी डेंस है कि यहाँ पर आपको स्विम करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसके ऊपर फ्लोट करोगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। सॉल्ट ज़्यादा है मतलब इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ओशियन करेंट्स। तो देखो जो भी वाटर है ना ओशियंस में वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, उसका कोई रुकने का टाइम नहीं है। वाटर इन द ओशियंस इज सर्कुलेटिंग एंड मूविंग कंटिन्यूसली। अब ये होता है 3 तरह से। तो सबसे पहले तो क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियन इज कंटिन्यूस, वो हमेशा हो रहा है, इसको हम कहते हैं ओशियन सर्कुलेशन। अब ये 3 तरह से होता है, या तो ये होता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, या फिर इन फॉर्म ऑफ टाइड्स, और इन फॉर्म ऑफ ओशियन करेंट्स। तो अब हम तीनों को ही एक एक करके पढ़ेंगे। शुरू करेंगे विद वेव्स। अब वेव्स क्या होती हैं, तो देखो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेस एंड फॉल्स इट इज कॉल्ड वेव्स। वेव्स, लहरें आप सबने देखी होंगी मूवीज में, तो एटलीस्ट सबने देखी होंगी, अगर रियल में नाम ही देखी हो तो। जो वाटर होता है ओशन का वो ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इसी को हम कहते हैं वेव्स। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑल्टरनेटिवली, पहले राइज करेगा फिर फॉल करेगा, फिर राइज करेगा फिर फॉल करेगा। अब ये राइज एंड फॉल हो क्यों रहा है, तो देखो मैं समझाती हूँ। तो देखो जो ओशियन का सरफेस होता है उसके ऊपर से विंड जाती है और वो जब जाती है तो सरफेस को स्क्रैप करते हुए जाती है और इस वजह से वेव्स डेवलप होती है। जैसे कि अगर आप एक बेड के ऊपर एक पतला कपड़ा रखो और अपने हाथ को उसके ऊपर से ले जाओगे तो कपड़ा अगर आपके हल्का भी कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो भी आपके हाथ के साथ आगे आ जाएगा, राइट। तो यही होता है हमारे ओशियन में। ये ओशियन का सरफेस, ये है हमारे ओशियन का सरफेस। अब जब विंड्स यहाँ से जा रही हैं तो वो इसके सरफेस को स्क्रैप कर रही हैं, यानी कि इसके ऊपर से टकरा के जा रही हैं, और जब टकरा के जाएंगी तो वो पानी को भी अपने साथ आगे लेके जाएंगी।
तो इसी वजह से वेव्स डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि विंड की स्पीड है ज़्यादा, ओशन में नो स्पीड लिमिट, कोई बैरियर्स नहीं है, तो स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि फिर जो वाटर की जो उसकी स्क्रैप कर रहा है वो सरफेस को, तो वो वाली स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, जब स्पीड कम होगी नीचे, और इसी तरह फिर एक ही कंटिन्यूस मूवमेंट बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं वेव्स। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस ओशन सरफेस। तो नाउ आई थिंक आपको कभी ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं। ओशन के सरफेस को विंड स्क्रैप करती है, साथ में ऊपर वाली लेयर जो वाटर की होती है वो भी उसके साथ स्क्रैप होगी, और क्योंकि वेव्स तेज हैं तो वो भी तेज चलेगी, और ऐसी फिर वेव्स जनरेट होंगी। अगर वेव्स ज़्यादा तेज होंगी विंड वाली, तो जो वेव्स बनेंगी ओशन की वो भी ज़्यादा तेज बनेगी, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ऐसा कई बार होता भी है जब वेव्स की स्पीड और हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सुनामी। सुनामी कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक, कैन बी ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे कैन बी ड्यू टू अंडर वाटर लैंडस्लाइड। इसमें क्या होगा कि जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी। इनको हम कहते हैं सुनामी, और इनका दूसरा नाम है हार्बर वेव्स। क्यों? क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो सबसे पहले हार्बर ही डिस्ट्रॉय होता है। हार्बर क्या होता है? सी या ओशियन की वो वाला पार्ट, कॉर्नर, शोर वाला, जहाँ पर जो शिप्स वगैरह है वो खड़ी की जाती है। तो जब भी सुनामी आएगी तो सबसे पहले तो वो यही वाला पार्ट डिस्ट्रॉय करेगी ना, इसीलिए सुनामी का दूसरा नाम होता है हार्बर वेव्स। इंडिया में जो सुनामी आई थी ऑन 26 दिसंबर 2004, वो आई थी बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, और इसका एक अलग ही स्टोरी है। इसने क्या किया, इस सुनामी की वजह से इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट था, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंडिया का सबसे साउथ का जो पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो लाई करता था इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये सुनामी जो आई थी इन इंडियन ओशन, इसके आने के बाद से ये वाला पॉइंट तब से अभी तक वाटर के अंदर ही सबमर्ज्ड है। पहले ये हमें विजिबल था बट अब ये हमें नहीं दिखता। तो ये कौन सी सुनामी से हुआ था, जो आई थी इन 2004। इसमें आई थी इंडियन ओशन में आई थी। इंडियन ओशन में है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पर लोकेटेड था हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि था सदर्न मोस्ट पॉइंट, और इस सुनामी के बाद से वो सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया है कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। अब हम देखते हैं नंबर 2, टाइड्स क्या होती हैं। तो टाइड्स होता है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार क्या होता है, ओशन का पानी शोर पर ऊपर आता है, फिर वापस चला जाता है, ऊपर आता है, वापस चला जाता है। तो ये रिदमिक होता है, एकदम सडन नहीं होता, आता है जाता है आराम से। इसको कहते हैं टाइड्स। ये होती हैं 2 तरह की, एक होता है हाई टाइड और एक होता है लो टाइड। हाई टाइड कब होगा, जब वाटर मैक्सिमम शोर को कवर करेगा, यानी कि उसके हाईएस्ट लेवल पे होगा। और लो टाइड कब होगा, जब वाटर उसके लोएस्ट लेवल पे होगा, इसलिए वो शोर से पीछे हट जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझो, ये हमारा शोर है, ये ओशन है। अगर ओशन में पानी बढ़ेगा तो धीरे धीरे शोर को कवर करेगा, ज़्यादा शोर कवर हो गया मतलब पानी ज़्यादा हो गया। अब जब पानी कम होने लगेगा तो ये जो हमारा शोर है, इससे अब पानी कम हो रहा है तो ये शोर हमें ज़्यादा दिखने लगेगा, तो ये हो गया लो टाइड। ये 2 इमेजेस हैं, जैसे कि हम मान लें कि ये है हमारा पानी का मिड पॉइंट। अब जब वाटर लेवल बढ़ा तो पानी आगे आ गया, हमारा शोर ढक गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाई टाइड। अब धीरे धीरे पानी पीछे जाने लगा, लेवल कम होने लगा, तो अब हमें हमारा शोर दिखने लगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लो टाइड। अपने हाईएस्ट लेवल पे उसे हम कहेंगे हाई टाइड। जब पानी कम होगा तो रिसीड करने लगेगा, पीछे जाने लगेगा शोर से, उसे हम कहेंगे लो टाइड। अब टाइड से रिलेटेड 2 टर्म है जो हमें पढ़ने हैं, एक है स्प्रिंग टाइड और दूसरा है लीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो जो ग्रेविटी लगती है वाटर के ऊपर वो दोनों साइड से लग रही है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और इस टाइम पे हमें देखने को मिलेंगी हाई टाइड्स। डीप टाइड्स कब मिलती है, जब मून होता है अपने फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में, यानी कि ये है सन, ये है अर्थ, और मून होगा या तो यहाँ या तो यहाँ। तो इस टाइम पर जो ऑपोजिट फोर्स लग रही थी वो नहीं लगेगी। अब क्या होगा, अब डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगेगी, और इस वजह से जो पुल है वो हाई टाइड के कंपैरिजन में कम लगेगा, और इसे हम कहेंगे नीप टाइड। यहाँ पर होंगी लो टाइड्स, ठीक है। हाई टाइड कब होंगी, जब तीनों एक ही लाइन में होंगे, और इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड इस टाइम पर, क्योंकि ये होगी स्प्रिंग टाइड या तो आपकी होती है फुल मून डे पे या होती है न्यू मून डे पे, क्योंकि इस टाइम पर अर्थ, मून और सन तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हाई टाइड जनरेट होंगी। और जब अर्थ, मून और सन कुछ इस तरह में होंगे, या तो मून इधर होगा या इधर होगा फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर में, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगा, इसको हम बोलेंगे नीप टाइड, और यहाँ पे जनरेट होंगे लो टाइड्स, ठीक। अब हाई टाइड के ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एक तो हाई टाइड की वजह से क्या होता है कि जो शिप्स हैं वो जल्दी हार्बर के पास पहुंच जाती हैं, जल्दी किनारे पर पहुंच जाती हैं, बिकॉज पानी ज़्यादा होता है, फ्लो ज़्यादा होता है, वो स्पीड से आ जाती है। दूसरा, फिशिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब पानी शोर तक आ जाता है तो फिशेस भी आ जाती हैं, तो वहाँ पर और आसानी से फिशेस कैच हो जाती हैं। पानी के साथ साथ फिशेस तो आएंगी, तो जब हाई टाइड है तो और ज़्यादा शोर के करीब आ गई, तो जो फिशरमैन हैं उन्हें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनका आसानी से फिशिंग कर पाएंगे वो लोग, ठीक। अब है हमारा आज का लास्ट टॉपिक ओशन करंट। तो ओशन करंट क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो कि हमेशा ही ओशंस के ऊपर चलते रहते हैं, और ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब देखो, अगर ये हमारे इक्वेटर वाले हैं तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनराइज फॉल करती हैं, यानी कि गर्मी रहती है, तो यहाँ के जो ओशन करंट्स होंगे वो होंगे वार्म ओशन करंट्स। अगर ये पोल्स वाले हैं या ऊपर वाले लेटीट्यूड्स वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में कि जो रेज आती है वो स्लैंटेड आती है, टेढ़ी आती है, यानी कि हीट कम रिसीव होगी, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे कोल्ड ओशन करंट्स। और जब इक्वेटर वाले ओशियन करंट्स पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये अपने साथ वार्मथ लेके जाएंगे, और वहीं जब ये पोल्स वाले या हाई लैटिट्यूड वाले हमारे इक्वेटर की तरफ आएंगे तो ये अपने साथ कोल्डनेस लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ठंडी वाली हवाएं हैं, और जो इक्वेटर वाली है वो होंगी हमारी गर्म वाली हवाएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप रहती है, डायरेक्ट सनरेज आती हैं।
तो ये हो गए हमारे वार्म ओशन करेंट्स इक्वेटर वाले, और कोल्ड ओशन करेंट्स हो गए पोलर हाई लैटिट्यूड वाले। अब कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड दोनों आपस में टकराएंगे, वो एरिया होते हैं वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। यहाँ पर बेस्ट फिशिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही करेंट्स आपस में मीट करते हैं। ठीक, तो हमने पूरा ही चैप्टर कर लिया है। अब एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं सारा कुछ। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सबसे पहले शुरू किया वाटर साइकिल से, जिसमें हमने देखा कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और वो सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है वो 3/4 कवर्ड है वाटर से, लेकिन स्टिल जो हम पानी पीते हैं फ्रेश वाटर वो बहुत ही लिमिटेड है। बाकी का सारा वाटर है सॉल्टी। 1000 ग्राम वाटर में हमें कितना सॉल्ट मिलेगा वो हमें बताएगा उस वाटर की सैलिनिटी को। एवरेज जो ओशन की सैलिनिटी होती है वो होती है 35 पार्ट्स पर 1000, लेकिन डेड सी की सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स, जिस वजह से उस पर लोग फ्लोट भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस है। फिर हमने देखा कि जो ओशन में पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है और इसे हम कहते हैं ओशन सर्कुलेशन। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स होती हैं वाटर का राइज एंड फॉल करना अल्टरनेटिवली। ये होता है बिकॉज ऑफ विंड्स, क्योंकि विंड्स ओशन की सरफेस को स्क्रैप करती हैं। जब वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो वो सुनामी का भी रूप ले सकती हैं, विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। इंडिया में एक सुनामी आई थी ऑन 26 दिसंबर 2004, जिसके बाद से इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो लाई करता था इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। उसके बाद हमने देखा टाइड्स क्या होता है। तो टाइड होता है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ये दिन में 2 बार होता है। हाई टाइड कब होती है? जब वाटर सबसे ज़्यादा होता है तो जो शोर होता है उसे बहुत ज़्यादा मैक्स कवर कर लेता है। हाईएस्ट लेवल पे होगा तो हाई टाइड, लेकिन जब पानी पीछे जाने लगता है तो वो रिसीड करने लगता है फ्रॉम द शोर, और यहाँ पे जो वाटर लेवल होता है वो होता है लोएस्ट। इसको हम कहते हैं लो टाइड। इसके अलावा हमने 2 टाइड्स और पढ़ी, एक थी स्प्रिंग टाइड और एक थी नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होगी? जब सन, अर्थ और मून तीनों ही एक डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो टाइड्स ज़्यादा होंगी, हाई टाइड बनेगी। नीप टाइड कब होगी? जब यहाँ होगा सन, यहाँ होगी अर्थ, मून या तो इधर होगा या इधर होगा, तो इस टाइप पर लो टाइड्स बढ़ेंगी। इसको हम कहते हैं नीप टाइड्स। जो हमारा स्प्रिंग टाइड है वो होती है या तो फुल मून या फिर न्यू मून, और जो नीप टाइड होती है वो होती है फर्स्ट क्वार्टर या फिर लास्ट क्वार्टर। उसके बाद हमने देखा कि हाई टाइड हेल्प करती है एक तो शिप्स को रीच नियर द हार्बर फास्टर। उसके बाद हमने देखा कि हाई टाइड कैसे हेल्प करती है, शिप्स जल्दी से हार्बर पर पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है, और दूसरा कि फिशिंग करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि शोर तक फिशेस आ जाती हैं। फिर हमने लास्ट में पढ़ा ओशन करेंट्स क्या होते हैं। तो ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं जो ओशन के सरफेस पे हमेशा फ्लो करती रहती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर वो इक्वेटर वाली हैं तो वार्म होंगी क्योंकि यहाँ पे मोर सनलाइट आती है। जो कोल्ड या हाई लैटिट्यूड वाली होंगी वो होंगी कोल्ड ओशन करेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो स्लैंटेड पहुंचती है, इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पर कम हीट होती है, तो इसीलिए इक्वेटर वाले हो गए वार्म ओशन करेंट्स और पोल्स वाले और हाई लैटिट्यूड वाले हो गए कोल्ड ओशन करेंट। जहाँ पर ये दोनों ही करेंट्स मिलते हैं वो होते हैं वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, और यहाँ पर फिशिंग करने की आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक, अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब आपको क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद सेम चैप्टर बुक से जरूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो प्लीज बुक से जरूर पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और साथ में इस चैनल को बाकी एस्पिरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्री एनसीईआरटी सीरीज पढ़ पाए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कमेंट में बताओ कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।